वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं 2018 का पेपर, यानी कि आपके जो टेट होता है उसमें जो 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आज हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैं आपके सामने जो पेपर लेकर आई हूँ वो है टीईटी का पेपर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टू फिफ्थ के शिक्षकों के लिए यानी कि जो प्राइमरी का होता है वो मैं आज आपको कराने वाली हूँ, और है कि 18 नवंबर को जो पेपर हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक नई तैयारी के साथ, और आज आप मुझे बताएंगे कि आपने इस पेपर को सॉल्व करने के बाद कितने मार्क्स गेन किए। ठीक है, आप अगर मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आपको तैयारी किस प्रकार से करानी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। ऑप्शन ए है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी ऑप्शन है कि स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकार्य है, और डी ऑप्शन है कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। आपने अगर कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, ठीक है, कोहलर के सिद्धांत में क्या कहा था? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कोहलर ने सिद्धांत कौन सा दिया था, तब तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। कोहलर ने जो सिद्धांत दिया था उनके सिद्धांत का नाम था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या फिर कहो सूझ का सिद्धांत। जब हम जैसे किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और फिर अचानक से ही हमारे माइंड में उसका सॉल्यूशन आ जाता है, तब हम कहते हैं कि ये अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। ठीक है, और ये जो दिया था वो कोहलर ने ही दिया था। और आप देखिए उसी से ये प्रश्न बना हुआ है कि कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना डैश है। इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक संकार्य है। ठीक है, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किया था वन मानुष पर किया था। उसका जो नाम था वो था सुल्तान। आपको याद आ गया होगा। ठीक है, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और किस पर प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, आपसे ये प्रश्न हो गया। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आपका ये सही हुआ है नहीं, आप एक पेपर लीजिए और उस पर टिक करते जाइए। जैसे फर्स्ट नंबर है तो रॉन्ग हुआ है तब भी कोई बात नहीं, आप अभी तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सही भी होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डालिए और उसके आगे राइट लगा दीजिए या फिर रॉन्ग लगा दीजिए, जैसा भी आपका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा था कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन बी है वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन सी है कि शब्दों के निर्माण से, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना आसान प्रश्न है और आप इसका उत्तर सही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए आपने भी जब नई भाषा सीखी या फिर आप जब टीचर बनेंगे तो बच्चों को नई भाषा सिखाएंगे। मान लो आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आंसर है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो अक्षरों से ही होती है। ठीक है, उसके बाद शब्द बनते हैं, उसके बाद वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो हमसे प्रारंभ पूछा है तो हम प्रारंभ किससे करेंगे? हम करेंगे अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता है। ठीक है, शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है केवल विशिष्ट छात्र। ऑप्शन बी है सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑप्शन सी है केवल सामान्य छात्र, या फिर ऑप्शन डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। बताइए, समावेशी कक्षा की बात हो रही है। ठीक है, और समावेशी कक्षा में हम बात करते हैं क्या केवल विशिष्ट छात्र होने चाहिए, या फिर केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी प्रतिभाशाली होंगे, या फिर सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के। तो हमारा आंसर होगा, आपका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आप जब समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपकी कक्षा में सामान्य छात्र भी होंगे और विशिष्ट छात्र भी होंगे। केवल सामान्य छात्र की आप बात नहीं करेंगे, केवल विशिष्ट छात्र की बात नहीं करेंगे, आपकी कक्षा में दोनों ही प्रकार के छात्र सम्मिलित होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
फोर्थ प्रश्न देखिए, ये देखिए मैंने आपको अधिगम के विकार पढ़ाए हैं, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में आप देखिए कि मैंने आपको अधिगम के विकार पढ़ाए हैं, और अधिगम के जो विकार होते हैं जैसे कि डिस्ग्राफिया हुआ, डिस्कैल्कुलिया हुआ, है ना, तो उससे ही प्रश्न बना है और आपको ये पहचानना है, ठीक है। अधोलिखित में गणित संबंधी, ध्यान से पढ़िए, गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन बी पठन दोष, ऑप्शन सी गणना दोष, या ऑप्शन डी उपयुक्त सब नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपसे पूछा है गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, ठीक है। बताइए, यहाँ बात हो रही है डिस्कैल्कुलिया की, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिस्कैल्कुलिया में बच्चा कैलकुलेशन अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में भी गणित का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है, तब हम उस विकार को कहते हैं डिस्कैल्कुलिया। और डिस्कैल्कुलिया गणना दोष से संबंधित है। मैथ्स में आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन ही करेंगे ना, तो कैलकुलेशन से ही संबंधित है। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता है गणना दोष। इसकी जगह आपसे डिस्कैल्कुलिया भी लिखते तब भी आप बताएंगे गणना दोष, क्योंकि उसमें मैथ्स से संबंधित है और मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अगर बच्चे को कैलकुलेशन करने में परेशानी हो रही है, संख्याएं हैं जैसे वो जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। पठन दोष हुआ, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये क्या होगा? डिसलेक्सिया, ठीक है। नीरसता संबंधी दोष ये भी होता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न जो 2018 में पूछा है वो आपसे पूछा है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपसे समावेशी शिक्षा से ही प्रश्न है। आप देखिए इसमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको इसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। अगर आप समावेशीकरण की बात कर रहे हैं तो क्षमता निर्माण का अभाव नहीं होगा, ठीक है। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, क्या ये है? उसके बाद है अलगाव, यानी कि आपने क्या कर दिया कि आपने सामान्य बालकों को अलग कर दिया, विशिष्ट बालकों को अलग कर दिया। क्या यही होती है समावेशी शिक्षा? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी भी गलत है। अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा। संवेदनशीलता सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, मैं आपको बता देती हूँ कि यह जो प्रश्न आया है ना वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से है, ठीक है। तो बताइए, सबसे पहला है ऑप्शन ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन। ऑप्शन बी है मूल्यांकन होगा सबसे पहले, या फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन सी है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन डी है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताना है आपको। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी है तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता पाएंगे। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कैसे हुआ है सही, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना उसके 3 पक्ष हैं, आपको याद रखने हैं। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो आपसे जो अभी प्रश्न पूछा है वो यहाँ से पूछा है कि ज्ञानात्मक पक्ष में जो चरण है देखिए 6, तो आपको उसमें लाइन से लगाने थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन, ठीक है। सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग करना, फिर उसका विश्लेषण करना, उसके बाद संश्लेषण करना और बाद में उसका मूल्यांकन करना। तो ये किसके पक्ष है? ज्ञानात्मक पक्ष में जो 6 चरण हैं उसमें है। उसके बाद भावात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष में सबसे पहले आग्रहण, फिर अनुक्रिया, फिर अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन और लास्ट है चरित्र निर्माण। क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो ऐसे ही सब में 6 दिए हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा है वो ज्ञानात्मक पक्ष से है और ज्ञानात्मक पक्ष में आपसे क्या पूछा है कि आपको इनका सही क्रम बताना है। सबसे पहले ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन।
ठीक है। क्रियात्मक पक्ष देखिए, उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत पड़ना। ठीक है। प्रश्न देखिए, हमने जो आंसर बताया था वो डी था। देखिए सबसे पहले यहाँ ज्ञान आएगा, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है और लास्ट में हम करते हैं मूल्यांकन। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, ध्यान से पढ़ें। नहीं है पूछा है, नॉट पूछा है, नहीं बताना है। जनतांत्रिक होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। कैसे? स्वेच्छाचारी का मतलब है कि बच्चे का पढ़ने का मन है तभी आप पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चा अपनी इच्छा से पढ़ेगा, अगर उसका मन नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। ठीक है, क्या आप स्वेच्छाचारी पढ़ाएंगे? आपको इस तरीके से वातावरण बनाना है कि बच्चे का मन बन जाए पढ़ने का, उसे तैयार करना है मेंटली। आपने थॉर्नडाइक का नियम पढ़े होंगे, तत्परता का सिद्धांत, इसीलिए स्वेच्छाचारी नहीं हो, इसलिए यही हमारा आंसर है। आप बच्चे की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ेंगे, आपको बच्चे को रेडी करना है पढ़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, आपसे सिद्धांत मैंने बहुत बार बोला है, सिद्धांत आपको याद होने चाहिए, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है और किसने, किन मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया है, ये भी आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको सिद्धांत करवाए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारे सिद्धांत को मैंने एक बार रिवाइज भी करवा दिया है। ठीक है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत की बात करें तो इसका आंसर होगा विक्टर ब्लूम। मैस्लो नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा, हर्ट्ज़बर्ग भी नहीं होगा, विक्टर ब्लूम इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया। ठीक है। ऑप्शन सी देखिए यहाँ दे रखा है, सूचना प्रक्रियाकरण, या फिर ऑप्शन डी होगा व्यवहार परिमार्जन। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? ऑप्शन सी और डी देख लीजिए, क्या इसमें से होगा सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। ऑप्शन ए और बी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन ए है व्यक्तिक, ऑप्शन बी है सामाजिक अंतःक्रिया। अगर हम अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान की बात करें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। ऑप्शन बी है रेखीय अभिक्रम, ऑप्शन सी है शाखीय अभिक्रम, या ऑप्शन डी है तैयारी और अर्जन। बताइए। कौशलों का स्थानांतरण करना है। मान लीजिए आपने कोई स्किल सीखा, मान लीजिए आपने तैराकी सीखी, कोई भी स्किल सीखा है, ठीक है, आपको उसका स्थानांतरण करना है, तो स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखीय अभिक्रम होगा, शाखीय अभिक्रम होगा, तैयारी और अर्जन होगा, या फिर ये होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौशल एक अंतरण है, एक गति है, ना कि उद्देश्य है। हम जो भी कौशल सीखते हैं अभ्यास से सीखते हैं, करते करते सीखते हैं, एक गति से सीखते हैं, ना कि कोई उद्देश्य है। ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, ठीक है, ना कि उद्देश्य है। इसे डायरेक्ट हम स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कौशल हम कैसे सीखते हैं? करते करते, ठीक है, अभ्यास करते करते करके सीखते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखिए ऑप्शन जो आपका प्रश्न है 12, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और ये शिक्षण विधियाँ अगर आपने पढ़ी हैं, शिक्षण सूत्र आपने पढ़े हैं, उसी से ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? नहीं है पूछा है। हम तो नहीं है पे पहले नहीं ढूंढेंगे, फिर उस पर सर्कल लगाएंगे।
हमसे आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी है दृश्य से अदृश्य की ओर, या फिर ऑप्शन डी है निगमन से आगमन की ओर। शिक्षण का सूत्र नहीं है पूछा है। अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन ए कहता है कि सरल से कठिन की ओर। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम शुरुआत सरल से करते हैं, बाद में धीरे धीरे हम कठिन पर जाते हैं। पढ़ाते समय ये शिक्षण सूत्र को हम विशेष ध्यान रखते हैं। अगर हम बात करें अनिश्चित से निश्चित की ओर, जी हाँ बिल्कुल सही है। अनिश्चित का मतलब है बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर हम बच्चे को नया ज्ञान सिखाते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर, बच्चा जो जानता है उसको देखते हुए हम बच्चे को नई जानकारी देते हैं। उसके बाद दृश्य से अदृश्य की ओर, जो बच्चा देखता है मतलब जो बच्चे के अनुभव हैं उसको हम ध्यान में रखकर आधार बनाकर ही हम बच्चे को अमूर्त चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसकी जगह आपसे ये भी पूछ सकता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, ये भी एक शिक्षण सूत्र ही है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है तो वही हमारा आंसर भी है। आपको पता चल ही गया होगा। निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर होता है। सबसे पहले हम पढ़ाते वक्त बच्चों को उदाहरण के माध्यम से नियम सिखाते हैं, तो यही हमारा जो शिक्षण सूत्र होता है वो होता है आगमन से निगमन की ओर। ध्यान से सुनिए, आगमन से निगमन की ओर। आप निगमन से आगमन की ओर नहीं करेंगे। इस पर इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है। आगमन से निगमन की ओर होगा, निगमन से आगमन की ओर नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर भी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। आपने माइक्रो टीचिंग की होगी बीएड में, या फिर आपने डीएलएड किया है तो तब भी की होगी। ठीक है, माइक्रो टीचिंग से है संबंधित। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद यानी कि प्रथम पद होता है वो कौन सा होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, ऑप्शन सी योजना बनाना, ऑप्शन डी प्रस्तावना। क्या होगा इसका आंसर? माइक्रो टीचिंग के जब हम शुरुआत करते हैं माइक्रो टीचिंग की, तो जब हम पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो जब हम पढ़ाने जाते हैं माइक्रो टीचिंग में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाते हैं या प्रस्तावना? हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो यही होता है, योजना बनाना। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण पद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। देखिए, सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। ठीक है, योजना बनाएंगे। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। और एक चरण 6 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का। और टोटल 36 मिनट की टीचिंग। कितने मिनट की? 36 मिनट की। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, पाठ्य योजना, जिसको हम लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम टीचिंग करते हैं 6 मिनट की। उसके बाद हम प्रतिपुष्टि, यानी कि जब हम टीचिंग करते हैं तो हम जो हमें ऑब्जर्व करने के लिए हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें फीडबैक देते हैं, तो ये 6 मिनट का होता है। उसके बाद हम फिर से, अगर हमारी टीचिंग में कोई मिस्टेक है, कोई कमी है, तो वो हम फीडबैक से समझते हैं। समझने के बाद फिर से हम उस लेसन प्लान को फिर से हम बनाते हैं। तो पुनः योजना बनाने में हमें कुल 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम फिर से टीचिंग करते हैं। क्या करते हैं? फिर से टीचिंग करते हैं। 6 मिनट की करेंगे टीचिंग। 6 मिनट के बाद फिर से हमें फीडबैक मिलेगा 6 मिनट। उसके बाद फिर हमारी टीचिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में कितने पद? 6। तो पहला पाठ्य योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा प्रतिपुष्टि, चौथा पुनः योजना, पांचवा पुनः शिक्षण और छठवां पुनः प्रतिपुष्टि। कुल 36 मिनट की। ठीक है, इससे ये भी प्रश्न बन सकता है, ये भी देख लीजिए कि जो माइक्रो टीचिंग की जनक है वो कौन है? डी एलन। ये भी पूछता है यूपी टाइप में, ये भी प्रश्न आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए कोई ऐसे डाउट नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं से प्रश्न आ जाए और आप ना कर पाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो माइक्रो टीचिंग है उसकी जनक कौन है? डी एलन। इन्होंने जो सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण कब दिया था? 1963 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था। इतना याद रखेंगे। क्या क्या? सबसे पहले माइक्रो टीचिंग की जनक कौन? डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण कब हुआ था? 1963। और कहाँ पर हुआ था? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिए। तो मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सब बता दिया है, आपको याद हो गया है। ठीक है, अपने प्रश्न पर आते हैं।
अब देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद आपको याद हो गया, ठीक है। 6 चरण होते हैं, टोटल टीचिंग 36 मिनट की होती है, ठीक है। ये आपको याद हो गया। किसने दिया? डी एलर ने। कब दिया? 1963 में। किस विश्वविद्यालय में दिया? अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपको 13 प्रश्न करा रही हूँ, इससे आगे के प्रश्न आने वाली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ये भी ब्लूम टैक्सोनॉमी से, ये दूसरी बार प्रश्न पूछा है, यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको याद रखनी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 प्रश्न बन गए अब तक। अभी हमने सिर्फ 14 प्रश्न किए हैं, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, ठीक है, मैं देखूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।